हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू ओनली आईएएस चैनल। मेरा नाम संतोष है। आज हम दूसरा टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं एग्रीकल्चर का। लास्ट क्लास के अंदर हमने बात करी थी फैक्टर्स की जो वर्ल्ड के एग्रीकल्चर पैटर्न को इम्पैक्ट करते हैं, जिसमें हमने ज्योग्राफिकल फैक्टर की बात करी थी एंड सोशल एंड इकोनॉमिक फैक्टर की बात करी थी। हमने बोला था कि फिजिकल फैक्टर जो है वो शेप ऑफ क्रॉप को डिसाइड करते हैं कि वहाँ पे चलो ज़्यादा फिजिबल क्रॉप कौन सी हो सकती है। जैसे कि आप जो प्लांटेशन या इक्वेटोरियल क्रॉप्स है आप उनको टेम्परेट रीजन में नहीं लगा सकते हो, बट जो इकोनॉमिक फैक्टर है वो उसके एक्सटेंट को कि कितना आप उसका प्रोडक्शन करोगे, कितनी उसकी प्रोडक्टिविटी होगी, इन सारी चीज़ों को डिसाइड करता है। एंड एग्रीकल्चर टाइप भी कहीं ना कहीं वेरी हो जाता है कि अगर इकोनॉमी बहुत अच्छी है, गवर्नमेंट पुश कर रही है, तो इंटेंसिव सब्सिस्टेंस में आप कलेक्टिव फार्मिंग करके उसको कमर्शियल फार्मिंग के अंदर कन्वर्ट करा जा सकता है, विच जनरली डज नॉट हैपन दैट ईजीली। बट द पॉइंट इज़ कि इकोनॉमिक फैक्टर्स का इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा होता है, फिजिकल फैक्टर से भी कभी कभी ज़्यादा। तो वो बात हो गई फैक्टर की। आज हम सेकेंड टॉपिक करेंगे हमारा, जो है हमारा विटलसी का एग्रीकल्चर रीजन्स का। आज हम टाइपोलॉजी ऑफ एग्रीकल्चर रीजन की बात करेंगे कि वर्ल्ड में जैसे क्लाइमेटिक रीजन है, जैसे कॉपेन का या थॉर्नवेट का वर्ल्ड का क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन दिया हुआ है, उसी तरीके से विटलसे ने एग्रीकल्चर का क्लासिफिकेशन दिया था वर्ल्ड में कि इस रीजन में इस तरह का एग्रीकल्चर टाइप जनरली होता है। बट आपको यहाँ पे एक बात ध्यान रखना होगा कि आप किसी भी चीज़ को इतना जनरलाइज नहीं कर सकते हो व्हेन इट कम्स टू दी वर्ल्ड क्लासिफिकेशन। अगर मैं बोलूँ कि इंडिया में सिर्फ इंटेंसिव सब्सिस्टेंस की फार्मिंग होती है, तो क्या इसका मतलब है कि इंडिया के अंदर कमर्शियल फार्मिंग बिल्कुल नहीं होती है? या मैं बोलूँ कि यूरोप या न्यूजीलैंड के अंदर कमर्शियल फार्मिंग ज़्यादा होती है, तो क्या इसका मतलब ये है कि वहाँ इंटेंसिव फार्मिंग नहीं होती है? क्या इसका मतलब ये है कि वहाँ पे प्रिमिटिव फार्मिंग नहीं होती है? क्या इसका मतलब ये है कि वहाँ पे डेयरी फार्मिंग, एनिमल हस्बेंड्री नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं है। ऑलमोस्ट हर तरह की फार्मिंग वर्ल्ड के डिफरेंट एरियाज में जनरली मिलती है, बट उस पर्टिकुलर रीजन में डोमिनेंट टाइप ऑफ फार्मिंग, डोमिनेंट टाइप ऑफ कल्टीवेशन कौन सा हो रहा है, उसके बेसिस पे एग्रीकल्चर का क्लासिफिकेशन दिया जाता है। ठीक है, तो अब विटलसे से पहले एक प्रोफेसर आए थे, उन्होंने एग्रीकल्चर वर्ल्ड के डिफरेंट एग्रीकल्चर रीजन के बारे में बात करी थी। बट उसके बाद में 1936 के अंदर विटलसे आए थे, इन्होंने पर्टिकुलरली पूरे वर्ल्ड में 13 एग्रीकल्चर रीजन्स दिए थे। वर्ल्ड को 13 एग्रीकल्चर रीजन्स के अंदर डिवाइड करा था, तो हम इसके बारे में बात करेंगे। बट ऑल्सो टू टेल यू कि हम ओनली आईएएस पे एक ज्योग्राफी का फाउंडेशन कोर्स चला रहे हैं। इसमें आपको बिल्कुल लाइक बेसिक टू एडवांस तक की सारी स्टडीज़ इन द सिंपलेस्ट लेमन लैंग्वेज है। एवरी सिंगल टॉपिक मेंशन्ड इन द सिलेबस इज़ कवर्ड इनटू दिस कोर्स, और ये लगभग 250-300 आवर्स प्लस का कोर्स है। इसके अंदर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को भी जैसे जैसे हम टॉपिक करते हैं वैसे डिस्कस करा गया है, विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल, मैप, लाइक डे टू डे एग्जाम्पल्स, बहुत सारे डायग्राम्स के साथ में। द स्टडी इवन लाइक द मोस्ट एडवांस टॉपिक फील्स लाइक दिस इज़ द सिंपलेस्ट टॉपिक। तो इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आपको। अदरवाइज आप video.onlyias.in पे जाके onlyias.in पे जाके आप ज्योग्राफी ऑप्शनल का कोर्स है, वहाँ पे आप देख सकते हैं। कुछ सैम्पल लेक्चर्स भी हैं यहाँ पे कोर्स का ओरिएंटेशन क्लास भी आई थिंक दैट इज़ पब्लिकली अवेलेबल, यू कैन सी इट। कुछ ई बुक्स भी हैं जो जनरली हम रिफ़र करते हैं स्टैंडर्ड बुक्स की, क्योंकि कोर्स में जनरली क्या होता है कि आपको या तो नोट से पढ़ाया जाता है या फिर 1 या 2 स्टैंडर्ड बुक से पढ़ाया जाता है। बट मुझे लगता है कि अगर आपके पास आप अपना मटेरियल कंसोलिडेट करते हो 3-4 स्टैंडर्ड बुक्स से यूजिंग द डायग्राम्स, एग्जांपल्स एंड सम गुड कोटेशंस एंड ऑल, तो आपका कंटेंट बहुत अच्छा एनरिच्ड हो जाता है। सो ये कोर्स भी उसी तरीके से बनाया गया है कि आपको 2-3 किताबों से जो बेस्ट मटेरियल है वो उठा के, बेस्ट डायग्राम जो है वो उठा के इस कोर्स में दिया गया है। नोट्स आपको PDF में अवेलेबल रहेंगे इस कोर्स के अंदर, सो यू कैन ऑलवेज डाउनलोड, यू कैन री वॉच द वीडियोज़ मल्टीपल टाइम्स, आपका जब तक वैलिडिटी रहता है। So you can definitely check it out. But coming back to our topic, पहले एक बार आगे जाएं कि हम विटलसे से एग्रीकल्चर या टाइपोलॉजी ऑफ वर्ल्ड एग्रीकल्चर से किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ताकि अभी जो आगे मैं आपको समझाऊंगी, जो रिवाइज करवाऊंगी ना, वो आपको बहुत लाइक क्विकली दिमाग में हो जाएगा कि अच्छा इससे ऐसे तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं। जैसे 1993 में क्वेश्चन था, गिव एन अकाउंट ऑफ द एग्रीकल्चर टाइपोलॉजी ऑफ द वर्ल्ड एज प्रेजेंटेड बाय द विटलसे एंड क्रिटिकली एग्जामिन द पैरामीटर्स यूज्ड इन इट्स डिलिनिएशंस। 5 पैरामीटर विटलसे ने यूज़ करे थे कैरेक्टरिस्टिक बताने के लिए कि वर्ल्ड के एग्रीकल्चर की। तो हमने क्या करना है कि एग्रीकल्चर टाइपोलॉजी क्या क्या दी थी, उसने 13 टाइप दिए थे, तो 13 टाइप के बारे में इसको बताना है, बट साथ में कौन से 5 पैरामीटर थे वो बताना है और इसका क्रिटिकली एग्जामिन करना है।
अब ये रिवाइज कराऊंगी तो उसके बाद में ये लास्ट में क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे हम। एग्जामिन द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर रीजन एज प्रपाउंडेड बाय विटलसे। अगेन द 5 बेसिक क्लासिफिकेशन विटलसे ने दिया था। इन्होंने दिया था क्रॉप एंड एनिमल एसोसिएशन दिया था, अभी हम बात करेंगे। कैपिटल एंड लेबर की बात करी थी, प्रोडक्टिविटी ऑफ एग्रीकल्चर की बात करी थी, कंजप्शन पैटर्न ऑफ एग्रीकल्चर एंड मेथड एंड टेक्निक ऑफ एग्रीकल्चर की बात करी थी इन्होंने। तो ये 5 टेक्निक की बात करी थी और उसी के बेसिस पे इन्होंने ये जो क्लासिफिकेशन था 13 वाला ये दिया था, ठीक है। तो वी विल बी टॉकिंग अबाउट दैट ऑल्सो। ओके, उसके बाद में क्या क्वेश्चन पूछा है, उसके बाद में अलग क्वेश्चन पूछा है। एक्सप्लेन द कॉज फॉर द एसेंशियल डिफरेंस बिटवीन द इंटेंसिव सब्सिस्टेंस टिलेज विद राइस डोमिनेंट एंड विदाउट राइस इन द क्रॉप एसोसिएशन। ये इनके 2 टाइप हैं, इंटेंसिव सब्सिस्टेंस विद पेडी एंड विदाउट पेडी, विद राइस एंड विदाउट राइस। तो ज़्यादा इसमें डिफरेंस होता नहीं है, बस ये है कि एक जगह पे जो राइस का कल्टिवेशन है वो कंटिन्यूसली होता है एंड लाइक इसमें भी वेट एंड ड्राई पेडी तरह का होता है। तो दिस इज़ वेरी वेरी सिंपल, ये इनका टाइप में से एक है। राइट डाउन एग्रीकल्चर टाइप एंड देयर एसोसिएटेड फीचर विद स्पेशल रेफरेंस टू विटलसे। अगेन वही 13 जो क्लासिफिकेशन है उसी के बारे में बात करनी है, बट उसकी स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बात करनी है। शो दीज रीजंस ऑन द वर्ल्ड मैप, तो आपको बनाना ही बनाना है। किसी भी विटलसे का एग्जाम्पल का क्वेश्चन आ जाए, वर्ल्ड मैप तो बनाना ही बनाना है। मेंशन दी एग्रीकल्चर रीजंस एज क्लासिफाइड द विटलसे एंड डिस्कस देयर रेलेवेंस। वही सेम क्वेश्चन पूछा गया है, विटलसेस एग्रीकल्चर रीजन आर रेलेवेंट इवन टुडे। तो आप उसकी रेलेवेंस बताओगे कि आज भी रेलेवेंट है या नहीं है, उससे पहले आप क्या करोगे, बताओगे कि इसने जो 5 क्राइटेरिया लिए थे अपने क्लासिफिकेशन के वो, और उसके बाद में जो 13 रीज़न दिए हैं वो, फिर आज मॉडर्नाइजेशन की वजह से, द यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी की वजह से, द यूज़ ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट की वजह से, सोशल एंड कल्चरल डेवलपमेंट की वजह से विटलसे का एग्रीकल्चर रीजन उतना ज़्यादा प्रोमिनेंट नहीं रहा है। क्लासिफिकेशन चेंज है बट स्टिल जो डोमिनेंट टाइप ऑफ एग्रीकल्चर, जो डोमिनेंट टाइप ऑफ फार्मिंग इनटू द स्पेसिफाइड रीजन्स हैं वो अभी भी कहीं ना कहीं है, बट हाँ एक डाइवर्सिफिकेशन डेफिनेटली आ गया है वर्ल्ड में। सो दैट वी विल टॉक अबाउट, ठीक है। ओके, तो हाँ टाइपोलॉजी ऑफ एग्रीकल्चर की बात करते हैं। देखो हमने बात करी थी कि किस तरीके से फिजिकल ज्योग्राफिकल फैक्टर्स एंड द सोशल एंड इकोनॉमिक फैक्टर, उसमें कल्चरल फैक्टर्स भी आ जाएंगे। उससे आप वर्ल्ड में कितने तरह का एग्रीकल्चर होता है आप इसको डिवाइड कर सकते हो। तो यहाँ पे बार बार एक टर्म आएगा रीजन। रीजन क्या होता है, रीजन एक ऐसा एरिया होता है जिसके अंदर होमोजीनियस फीचर्स होते हैं, मतलब एक ही तरह के फीचर्स होते हैं, ठीक है। जैसे हम बोलते हैं प्लेट्यू रीजन, माउंटेन रीजन, तो वहाँ पे क्या है, प्लेट्यूज हैं, है ना। तो वहाँ एक जगह पे क्या है, सारे माउंटेन्स रीजन्स हैं। तो जब मैं एग्रीकल्चर रीजन की बात कर रही हूँ तो मैं एग्रीकल्चर में एक ऐसे सिस्टम की बात कर रही हूँ जिसमें या तो सिंगल फार्म हो सकता है कि एक बहुत बड़ा खेत, या फिर इंटर रिलेटेड फार्म हो सकते हैं, लेकिन उसके अंदर एग्रीकल्चर एट्रीब्यूट सेम होंगे। मतलब कि क्या होगा, वहाँ पे सॉइल मॉइस्चर एक जैसा होगा। वहाँ पे ये हो सकता है कि आपका एक ही तरह का फार्मिंग टाइप का होता हो, जैसे मैकेनाइज्ड फार्मिंग होता होगा या फिर इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग होता होगा। मुझे एक ही तरह का एट्रीब्यूट मिल रहा है, वहाँ पे टेरेन, क्लाइमेट, सोशल, कल्चरल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल फैक्टर एक जैसे हैं, मतलब मैं उसको एक कैटेगरी के अंदर पुट कर सकती हूँ, वो रीज़न होता है। तो एग्रीकल्चर रीजन भी वही हो गया है, ठीक है। तो अच्छा, विटलसे से पहले ना एक आए थे डी ग्रिग थे, इन्होंने एक क्लासिफिकेशन अटेम्प्ट करा था वर्ल्ड क्लासिफिकेशन का, आप नाम लिख सकते हो इनका, बट इनका क्लासिफिकेशन इतना सक्सेसफुल नहीं हुआ था। तो उसी के क्लासिफिकेशन पे, डी ग्रिग के क्लासिफिकेशन के बेसिस के बाद में ही विटलसे ने 1936 के अंदर क्लासिफिकेशन कराया था। तो इन्होंने क्या करा था, इन्होंने पहले तो सबसे पहले 5 क्राइटेरिया दिए थे अपनी वर्ल्ड की। इन्होंने जो वर्ल्ड एग्रीकल्चर रीजन दिया था उसमें 5 क्राइटेरिया दिए थे कि ये 5 कैरेक्टरिस्टिक है, इसके बेसिस पे मैं डिवाइड करूँगा। नाउ दीज 5 आर एक्सट्रीमली 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 इंपॉर्टेंट विटलसे का या एग्रीकल्चर रीजन ऑफ वर्ल्ड का या टाइपोलॉजी का। इनफैक्ट इंडिया में भी अगर एग्रीकल्चर का कुछ रीजन का डिवीजन आता है, यू हैव टू एंड यू मस्ट मेंशन दिस। इसको लिख लो। बेस्ट वे इसको रिप्रेजेंट करने का होता है कि आप एक स्टार बनाओ और इसमें यहाँ पे 5 लगाओ और इन 5 को यहाँ पे लिख दो। अगर आपको डिटेल में नहीं जाना है तो इसको डिटेल में बताने का ज़रूरत नहीं होता है, क्योंकि अगर आप इसे डिटेल में बताओगे तो आपका 2.5 पेज 250 वर्ड्स ऐसे ही चला जाएगा। तो यू जस्ट हैव टू मेंशन कि 5 कैरेक्टरिस्टिक्स कौन सी हैं। मैं भी डिटेल में नहीं जाऊंगी क्योंकि ये हमारी रिवीजन क्लास है, एक्सटेंसिव क्लास नहीं है। तो इसमें सबसे पहला है हमारा क्रॉप एंड लाइव स्टॉक का कॉम्बिनेशन। मतलब क्या है कि
आप क्रॉपिंग भी कर रहे हो और आप उसके साथ के अंदर आप कोई ना कोई लाइव स्टॉक, चाहे पोल्ट्री हो सकता है, एनिमल हस्बेंड्री हो सकता है, किसी भी तरह का डेयरी फार्मिंग हो सकता है, आप इस तरह का एक लाइव स्टॉक भी रख रहे हो ताकि आपकी इनकम श्योरिटी रहे, ताकि आपका एक अल्टरनेट इनकम अपॉर्चुनिटी होता रहे। ठीक है। सेकंड हम बोलते हैं कैपिटल एंड लेबर, आप कितना कैपिटल लगा सकते हो, कितना मैकेनाइज कर सकते हो उसको। ठीक है। देन वी हैव द प्रोडक्टिविटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड देन वी हैव द कंजप्शन पैटर्न ऑफ द एग्रीकल्चर, कि एग्रीकल्चर का कंजप्शन पैटर्न कैसा है, कि आप मार्केट में बेचने के लिए, विच मीन्स कि आप कमर्शियल यूज़ के लिए कर रहे हो या फिर आप घर में मतलब अपना डेली पर्पस के लिए कर रहे हो, विच इज़ अवर आप इंटेंसिव फार्मिंग कर रहे हो, कौन सी वाली फार्मिंग कर रहे हो, एंड उसके बाद में कौन सी मेथड्स एंड टेक्निक्स यूज़ करी जा रही है, कितना डिग्री ऑफ मैकेनाइजेशन हो रहा है, जो बिल्डिंग या स्ट्रक्चर है उसमें किस तरह के टाइप्स हैं। तो ये सारी चीज़ें आती है मेथड एंड टेक्निक यूज्ड इन एग्रीकल्चर। तो ये 5 टाइप है, इन 5 टाइप को आपको याद रखना है, इसमें कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, दिस इज मस्ट। अब उसके बेसिस पे विटलसन ने 13 क्लासिफिकेशन किए थे, ये 13 क्लासिफिकेशन भी आपको याद रखने पड़ेंगे। दिस इज़ व्हाट यू आर सपोज टू डू, ये इसमें वो नहीं होगा कि याद नहीं होगा टाइप्स, दिस यू हैव टू रिमेंबर, बट इट इज़ वेरी सिंपल ऑल्सो। देखो आप इसको इस तरीके से याद रखना कि धीरे धीरे ना डेवलपमेंट, जैसे जैसे आप 13 पे आते जाओगे, डेवलपमेंट का जो लेवल है वो बढ़ता गया है। ठीक है, अभी हम बहुत आगे बढ़ चुके हैं, आगे एडवांस सोसाइटी में आ गए हैं। तो सबसे पहले सोसाइटी में क्या था, नोमैडिक हर्डिंग था। नोमैडिक मैं आपको एक एक बताती जाऊंगी और उसी से हम करते जाएंगे, बट पहले मैं 13 बोल देती हूँ कौन से हैं। एक हमारा नोमैडिक हर्डिंग है, लाइव स्टॉक रेंचिंग है, शिफ्टिंग कल्टीवेशन है, रूडिमेंट्री टिलेज है, इंटेंसिव सबसिस्टेंस टिलेज विद पेडी डोमिनेंस एंड विदाउट पेडी डोमिनेंस, जिस पे क्वेश्चन पूछा गया था, कमर्शियल प्लांटेशन, मेडिटेरेनियन एग्रीकल्चर, कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग, कमर्शियल लाइव स्टॉक एंड क्रॉप फार्मिंग, सबसिस्टेंस क्रॉप एंड लाइव स्टॉक फार्मिंग, कमर्शियल डेयरी फार्मिंग एंड स्पेशलाइज्ड हॉर्टिकल्चर। ठीक है, आप देखोगे जैसे जैसे आगे बढ़ता गया है वैसे वैसे आपको लगेगा ज़्यादा मैकेनाइजेशन, ज़्यादा कैपिटल इंटेंसिव होता जा रहा है, ये ज़्यादा इसमें लेबर इनपुट कम, मशीन इनपुट ज़्यादा लग रहा है। तो अभी एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले नोमैडिक हर्डिंग में क्या होता है। नोमैडिक हर्डिंग आप जनरली, ये मैं आपको मैप दिखा देती हूँ पहले। तो ये वर्ल्ड का एग्रीकल्चर क्लासिफिकेशन है। नाउ अगेन द क्वेश्चन कम, क्या इस तरीके से मैप बनाना है? नहीं, सिंपल वर्ल्ड का मैप बना के अभी जब ये करेंगे ना तो आपको समझ आ जाएगा कि कहाँ पे किस तरह का है। जैसे कि आपको पहला नोमैडिक हर्डिंग या फिर डेयरिंग में आपको दिखे नोमैडिक हर्डिंग, यहाँ पे देखो 13 नंबर जो है ब्राउन कलर वाला, ये नोमैडिक हर्डिंग वाला है, विच इज़ ब्राउन कलर। ये आपको कहाँ कहाँ दिख रहा है? आपको जनरली दिखेगा कि नदर्न अफ्रीका के अंदर दिख रहा है, आपको यहाँ पे मिडिल ईस्ट के अंदर दिख रहा है, कहीं कहीं आपको मंगोलिया या फिर रशिया के अंदर या कनाडा के अंदर दिखेगा। नाउ नोमैडिक हर्डिंग में क्या होता है, ये एक इंटेंसिव टाइप का फार्म एनिमल ग्रेजिंग होता है। दिस इज नोमैडिक हर्डिंग। आपने डेफिनेटली इंडिया में कहीं ना कहीं ये देखा होगा, ये नेचुरल पास्चर्स होते हैं इंडिया में। जैसे आपने पढ़ा भी होगा, भाकरवाल्स हो गए, गुजर्स हो गए, गड्डीज हो गए, ये क्या करते हैं, सीजनल मूवमेंट विद द एनिमल करते हैं उनका पास्चर लैंड के लिए। तो इसमें सीजनल माइग्रेशन होता है। माइग्रेशन क्यों हो रहा है? जैसे विंटर्स में ये प्लेन्स पे आ जाते हैं, समर्स में ये वापस हिली एरिया पे चले जाते हैं। Why does this happen? Because of the availability of the fodder material. लोकेशन जनरली इनकी होती है सहारन अफ्रीका के अंदर, क्योंकि वहाँ पे अगेन ड्राई है, वहाँ पे कम्प्लीटली एरिड एरिया है, एग्रीकल्चर की पॉसिबिलिटी इतनी है नहीं। एंड लाइक आपने पढ़ा होगा जैसे कालाहारी हो गया है, वहाँ पे बुडविन्स हो गए हैं, ये सब नोमैडिक हर्डर्स हैं। तो जैसे कि माली हो गया, नाइजर हो गया है, चाड हो गया है, आप यहाँ पे देखोगे माली, नाइजर, चाड, लीबिया, सूडान, अल्जीरिया, ये वाला पूरा अफ्रीका वाला रीजन हो गया है। थोड़ा सा साउथ वेस्टर्न का पार्ट भी हो जाएगा, जैसे कि थोड़ा सा स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ के अंदर भी जाएगा ये, जहाँ पे अभी भी कोल्ड क्लाइमेट है, जहाँ पे एग्रीकल्चर की पॉसिबिलिटीज़ इतनी है नहीं, जैसे कि नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड हो गया है, लिटिल बिट पार्ट ऑफ द कनाडा हो गया है। ठीक है, सो दीज आर द रीजंस। अब नोमैडिक हर्डिंग की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है कि जनरली ये किसी इकोलॉजिकल सिस्टम के पास में ही रहते हैं, कोई परमानेंट घर नहीं होता है, ये टेम्प्रेरी घर बनाते हैं और ये माइग्रेट करते रहते हैं फूड, शेल्टर और रिक्रिएशन के लिए। कंटिन्यूस मूवमेंट अपने लाइफ स्टॉक के साथ में करते रहते हैं इन द सर्च ऑफ फूड एंड वाटर। ओके, सीजनल मूवमेंट होता है, एनिमल ग्रेजिंग्स होते हैं, ट्रांसह्यूमेंस होते हैं, विच मीन सीजनल मूवमेंट हो रहा है। दिस इज नोमैडिक हर्डिंग। सेकंड होता है लाइव स्टॉक रेंचिंग। अब थोड़ा सा डेवलपमेंट हुआ है। नोमैडिक हर्डिंग में क्या हो रहा है कि अपने वो जो उनका पूरा
दी ग्रुप ऑफ एनिमल्स हैं उसको लेके एक जगह से दूसरी जगह पे घूमते रहते हैं। लाइव स्टॉक रेंचिंग में घूमना बंद कर देंगे। लाइव स्टॉक रेंचिंग में एक बड़ी सी ज़मीन लेंगे और उसी पे इस तरीके से पशुपालन स्टार्ट कर देंगे। तो ये जनरली एक्सटेंसिव टेम्परेट ग्रासलैंड्स जो होते हैं वहाँ पे ये जनरली देखने को मिलता है। यहाँ पे कैटल, शीप, गोट, हॉर्स, इन सबको परमानेंट रेंचेस होती हैं ये। मतलब अगर आपने कभी यूएसए का कोई मूवी देखा हो हॉलीवुड का, तो आपने देखा होगा कि उनको बोलते हैं रेंचर्स बोलते हैं, काउबॉयज़ बोलते हैं। मतलब दे वियर डिफरेंट काइंड ऑफ बूट्स, ऐसे कैप लगाते हैं, वो घोड़े पे चलते हैं। तो वो होता है, वो लाइव स्टॉक रेंचिंग का एक एग्जाम्पल है कि वैसे इस तरीके से ये लोग रहते हैं। तो ये जनरली अगेन इट इज़ इन अ लिटिल बिट ऑफ द इंडिया में इतना लाइव स्टॉक रेंचिंग का भी अपना है नहीं डेवलपमेंट। तो ये अमेरिकन, ऑस्ट्रेलिया, साउथ रिपब्लिक, अर्जेंटीना, पेरू, न्यूजीलैंड, इन सब के अंदर मिलता है। 12 नंबर ये देखो पिंकिश, सो ये देखो, ठीक है, साउथ अफ्रीका, अर्जेंटीना, पेरू के अंदर, एंड यूएसए एंड मैक्सिको ऑल्सो, एंड हियर ऑल्सो, ठीक है। सो दीज आर द एरियाज जहाँ पे लाइव स्टॉक रेंचिंग का मिलता है। बट इसके अंदर अब कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो जाएंगे इसकी, कि यहाँ पे इनका एक परमानेंट फील्ड होता है, और वो परमानेंट फील्ड क्या है, हमेशा ग्रेजिंग के लिए अवेलेबल रहता है। तो इनको एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट नहीं करना पड़ता है, तो देर इज़ नो माइग्रेशन इन्वॉल्व इन टू दैट। अब ये इतने एनिमल को पाल के क्या करेंगे, या तो ये कमर्शियल पर्पज़ के लिए, मतलब जैसे कि वहाँ पे मीट पर्पज़ के लिए उनको मार्केट में बेच देते हैं, या फिर उनको डेयरी पर्पज़ के लिए यूज़ करा जाता है। सो दैट इज़ लाइव स्टॉक रेंचिंग। थर्ड, कमिंग टू द शिफ्टिंग कल्टिवेशन। शिफ्टिंग कल्टिवेशन वी ऑल नो क्या होता है। शिफ्टिंग कल्टिवेशन में लैंड रोटेशन सिस्टम होता है। ये जनरली प्रिमिटिव सोसाइटीज़ में या ट्राइबल एरियाज़ में होता है कि जंगल में किसी एक पैच को सेलेक्ट करके उसकी लकड़ी काट के उसको जला के उसको प्लेन कर लिया जाता है। तो जो राख है, जो जली है, वो एज ए फर्टिलाइजर वर्क करती है। तो इसी पे 2-3 साल कंटिन्यूसली खेती करी जाती है। अभी किसी तरह की केमिकल फर्टिलाइजर्स को यूज़ नहीं करते हैं, तो धीरे धीरे ज़मीन का जो फर्टिलिटी है वो कम हो जाता है। तो इस एरिया को छोड़ देंगे और फिर दूसरे एरिया में एक पैच को जला के वहाँ पे खेती करना स्टार्ट कर देंगे। तो ये क्या करें, कल्टीवेशन को एक जगह से दूसरी जगह पे शिफ्ट करते हैं। तो इसे बोलते हैं शिफ्टिंग कल्टीवेशन। अफ्रीका, अमेरिका, साउथ एशियन कंट्रीज़ में होता है। इसको डिफरेंट नाम से बुलाते हैं, जैसे कि इंडोनेशिया के अंदर इसको लडांग के नाम से बुलाते हैं, ब्राज़ील के अंदर इसको रोका के नाम से बुलाते हैं। इंडिया के अंदर भी बहुत सारे नाम हैं इसके, डिफरेंट नाम हैं। जूमिंग कल्टीवेशन जनरली बोलते हैं इसको हम यहाँ पे, ठीक है। सो ये दिस इज़ द ओनली सोर्स फॉर दी फैमिली हियर फॉर दी एग्रीकल्चर सिस्टम। छोटा सा इनका कल्टीवेशन होता है, छोटा सा सरप्लस होता है। सिर्फ उतना ही होता है कि या तो लोकल मार्केट में जाके या फिर बार्टर सिस्टम से बेच के वो अपना साल भर का काम चला सके, ठीक है। तो ये शिफ्टिंग कल्टीवेशन हो गया है। अब शिफ्टिंग कल्टीवेशन भी आपको बहुत स्पेसिफिक जगह पे या फिर जो प्रिमिटिव सोसाइटीज़ हैं जनरली वहाँ पे ट्राइबल एरियाज़ में दिखेगा। शिफ्टिंग कल्टीवेशन देखो जनरली साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ में दिख रहा है, इंडिया में आपको दिखेगा, या फिर अफ्रीका, मिडिल अफ्रीका के अंदर आपको दिखेगा, ठीक है, या फिर साउथ अमेरिका के अंदर भी आपको ये दिखेगा। सो दिस इज शिफ्टिंग कल्टीवेशन। नाउ कमिंग टू द फोर्थ विच इज़ द रूडिमेंट्री टिलेज। अब रूडिमेंट्री टिलेज क्या है कि अब वो है कि अभी तक क्या हो रहा था, शिफ्टिंग कल्टीवेशन में एक जगह से दूसरी जगह पे फार्मर मूव कर रहा था। अब ये मूवमेंट बंद करके इसने सिर्फ एक ही जगह पे फिक्स करा कि मैं जंगल का ये पैच बना के फ्री करके यहीं पे खेती करेंगे। तो रूडिमेंट्री टिलेज एक फिक्स सेटलमेंट हो गया है, छोटा सा फील्ड है, रोटेट नहीं कर रहे हैं यहाँ पे फार्मर्स। तो ये रूडिमेंट्री टिलेज जो है ये भी, इसमें अभी भी नॉन मैकेनाइज्ड जो हमारे टूल्स होते हैं वो यूज़ करे जाते हैं। क्रॉप रोटेशन जनरली होता है इसके अंदर, डिफरेंट तरह की क्रॉप लगाई जाती है रेदर देन द फील्ड रोटेशन जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन में हो रहा था। और इसके अंदर कभी कभी ज़मीन को खाली छोड़ दिया जाता है कि एक फसल के लिए दूसरी फसल के लिए ज़मीन खाली छोड़ दी है, फिर उसके बाद में उसी ज़मीन के अंदर, ध्यान रखना ये शिफ्टिंग कल्टीवेशन नहीं है, उसी ज़मीन के अंदर फिर से किसी दूसरे तरह की फसल लगाई जाती है ताकि सॉइल की जो फर्टिलिटी है वो मेंटेन रहे। तो रूडिमेंट्री जो है वो मतलब सिंपल तरह की फार्मिंग है, इसके अंदर कुछ ज़्यादा एडवांस टूल या एडवांस फर्टिलाइजर्स वगैरह यूज़ नहीं करे जाते हैं।
अब आती है, अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं तो हमारी आती है इंटेंसिव सब्सिस्टेंस टिलेज विद पेडी एंड इंटेंसिव सब्सिस्टेंस टिलेज विदाउट पेडी। अब सिंस ये क्वेश्चन भी आया हुआ है तो उसको ध्यान से देखते हैं। तो ये जो इंटेंसिव सब्सिस्टेंस वाली फार्मिंग है ये जनरली होती है हमारी ट्रॉपिकल रीजन के अंदर। आपने देखा होगा कि राइस कल्टीवेशन जो है वो जनरली बहुत ज़्यादा मैनुअल वर्क होता है, और अगर पेडी की हम बात करते हैं या राइस की हम बात करते हैं तो उसके अंदर वाटर अवेलेबिलिटी अच्छी खासी चाहिए होती है कि वाटर की डिमांड अच्छी खासी रहेगी। तो ऐसे एरियाज जहाँ पे वाटर की डिमांड है, ऐसे एरियाज जहाँ पे लार्ज अमाउंट ऑफ प्रिसिपिटेशन होता है या फिर इरिगेशन फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं, वहाँ पे राइस का कल्टीवेशन होता है। अब ये राइस का कल्टीवेशन इस तरीके से हो सकता है कि आप एक साल में 3 फसल राइस की लगा सकते हो, या आप अगर पानी की कमी, उतनी ज़्यादा पानी नहीं है तो आप 1 फसल राइस की लगा के आप 2 फसल कोई छोटी सब्जी की या किसी दूसरे अनाज की लगा सकते हो। 2-3 फसल हो जाती है। मतलब क्या है कि आपके पास पानी के किसान के पास विद पेडी डोमिनेंस में पानी की अवेलेबिलिटी, इरिगेशन की फैसिलिटी बहुत रहती है, और इसके साथ में पॉपुलेशन बहुत हाई रहती है, विच मीन्स मैनुअल लेबर करने के लिए आपको एग्रीकल्चर लेबर्स आराम से मिल जाएंगे। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग एक फील्ड में काम करते हैं, तो पर यूनिट एरिया जो प्रोडक्टिविटी है वो जनरली थोड़ी सी कम होती है, और यहाँ पे मैनुअल एंड एनिमल पावर को यूज़ करा जाता है। जनरली ये आपको साउथ ईस्टर्न एशियन कंट्रीज़ के अंदर, चाइना के अंदर, जापान के अंदर, फिलीपीन के अंदर, थाईलैंड, श्रीलंका, मलेशिया, बांग्लादेश, इंडिया के अंदर भी ये इस तरह की मिलती है। तो ये आपको समझ आ गया पेडी। अब विदाउट पेडी की जब हम बात करते हैं तो विदाउट पेडी मतलब क्या है कि भाई है तो इंटेंसिव सब्सिस्टेंसी। अच्छा, इंटेंसिव सब्सिस्टेंस का मतलब क्या है कि खेत छोटा है, काम करने वाले ज़्यादा हैं, पेट भरने वाले भी ज़्यादा हैं, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पे फसल उगाने का कोशिश करना पड़ेगा। लेकिन आपका खेत का साइज़ छोटा है तो आप क्या करोगे, आप कोई भी इसको खाली टाइम नहीं दोगे, आप इसमें कंटिन्यूसली साल में 2-3 फसल लगाते रहोगे, और आप इसमें फर्टिलाइजर्स भी यूज़ करोगे। ठीक है, क्योंकि फैमिली साइज़ बड़ी है, खेत का साइज़ छोटा है। तो ये जनरली इंटेंसिव सब्सिस्टेंस जो है ये पर्सनल यूज़ के लिए ही फार्मिंग होती है, ये कमर्शलाइज नहीं होती है। इसके अंदर जनरली ये डे टू डे के लिए होता है। ठीक है, तो ये हो गया। विदाउट पेडी वाले में क्या हो जाएगा, विदाउट पेडी वाले में ज़्यादा पानी नहीं है, ऐसा एरिया है ये जहाँ पे जनरली आपका प्रिसिपिटेशन लेवल कम है, इरिगेशन फैसिलिटीज़ ज़्यादा अवेलेबल नहीं है। तो क्या आप ज़्यादा राइस कल्टीवेट कर पाओगे, नहीं कर पाओगे। अगर होता भी है तो यहाँ पे ड्राई पेडी होता है। ठीक है, तो यहाँ पे विदाउट पेडी डोमिनेंस मतलब राइस ना उगा के यहाँ पे बाकी फसल उगाई जाती है, जैसे कि आपका वीट हो गया है, मेज़ हो गया है, मिलेट्स हो गया है, ये सारी चीज़ें उगाई जाती है। बट अगेन इंटेंसिव है, इसका मतलब है साल में 2-3 फसल आराम से इसमें उगाई जाती है। हाईली इंटेंसिव यूज होता है, मैनुअल पावर उसमें बहुत यूज़ होता है। ठीक है, सो दैट इज़ इंटेंसिव सब्सिस्टेंस। अब आते हैं अगला, विच इज़ अवर कमर्शियल प्लांटेशन। अब थोड़ा सा आगे आ गए, अब हम बोल रहे हैं कि भाई पर्सनल यूज़ बहुत हो गया, अब मार्केट में चलते हैं। तो मार्केट में आते हैं कमर्शियल प्लांटेशन में। कमर्शियल प्लांटेशन बहुत बड़े लेवल पे होता है, ये एकर्स एंड एकर्स, ये तो पेडी कल्टीवेशन है। ठीक है, दिस इज़ पेडी कल्टीवेशन। यू कैन सी कि बहुत मैनुअल लेबर लगता है इसके अंदर। कमर्शियल प्लांटेशन जैसे कि टी हो गया है, कॉफ़ी हो गया है, रबर का प्लांटेशन हो गया है। ठीक है, किसी फ्रूट का पूरा जो प्लांटेशन होता है वो हो गया है, पाम ऑयल का प्लांटेशन हो गया है। अब इसमें बहुत बड़े एरिया पे ये प्रैक्टिस होता है। तो इसमें जनरली वैसे डिपेंड करता है, जैसे यूएसए, यूरोप, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पे ये बहुत बड़े लेवल पे होता है। साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ में या फिर इंडिया के अंदर ये थोड़ा छोटा एरिया एकड़ वाइज होता है। तो इसमें किसी एक ही तरह की स्पेशलाइज्ड ट्रॉपिकल या जो भी हमारी सब ट्रॉपिकल क्रॉप होती है वो उगाई जाती है। साल में एक ही फसल होती है। क्लाइमेट का बहुत फ़र्क पड़ता है इसमें, ये बहुत ज़्यादा क्लाइमेट सेंसिटिव होता है। प्लांटेशन बहुत एकर्स में होता है यहाँ पे। और बाकी इसमें क्या होता है, इसको स्टेट फार्मिंग भी बोलते हैं। ध्यान रखना, इसको लिख लो, इसको स्टेट फार्मिंग भी बोलते हैं क्योंकि इसमें ज़्यादा एरिया यूज़ करा जाता है। इन्वेस्टमेंट कैपिटल इंटेंसिव होता है ये, क्योंकि आप इतने बड़े एकड़ में लगाओगे। मान लो कि जैसे आपने अगर टी गार्डन का भी देखा हो या आप फ्यूचर में देखोगे तो यू विल सी कि टी गार्डन बहुत पुराने चलते हैं। ये टी का एक पौधा लगभग 25-30 साल कम से कम चलता है। तो ये क्या करते हैं कि इसमें इस तरीके से ये जो लाइन दिख रही है आपको, ये ड्रेनेज बनाया जाता है। टी गार्डन के अंदर ड्रेनेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, नहीं तो टी का पौधा ख़राब हो जाता है। और इसमें जब फ्रेश टी लीव्स निकलती हैं एक पर्टिकुलर सीजन में, उस वक्त पे पूरा मैनुअल लेबर होता है। यहाँ पे गांव के लोगों को यहाँ पे काम के लिए लगाया जाता है। तो इसमें एक ऑनर होता है, वो अपना प्रॉफिट शेयर डिपेंडिंग अपॉन दैट, और वो पूरा का पूरा कमर्शियल प्लांटेशन होता है यहाँ पे।
ठीक है। देन वी हैव द अनदर विच इज़ द मेडिटेरेनियन। अच्छा, कमर्शियल प्लांटेशन कहाँ होता है इज़ व्हाट वी विल सी। ओके, ये देखा था ना हमने। अच्छा, यहाँ से देखना था 10 नंबर पे देखो रूडिमेंट्री कहाँ कहाँ दिख रहा है आपको। आपको बहुत कम दिखेगा आपको, ये देखो थाईलैंड के अंदर थोड़ा सा दिखेगा यहाँ पे, दिस इज़ रूडिमेंट्री। थोड़ा सा आपको अफ्रीका के अंदर दिखेगा, मडागास्कर के अंदर दिखेगा, सो दिस इज़, और यहाँ पे आपको दिखेगा, ठीक है। सो रूडिमेंट्री काफ़ी कम जगह पे, बहुत ही रिस्ट्रिक्टेड जगह पे होता है, बट रूडिमेंट्री जहाँ होता है मतलब ये भी नहीं है कि वहाँ पे इंटेंसिव फार्मिंग नहीं होगी, ठीक है, मतलब डोमिनेंस उसका है। देन वी हैव द इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग, चीफली राइस विद पेडी, 8 नंबर इज़ विद पेडी। तो 8 नंबर आपको साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ की, अफ्रीका की, बांग्लादेश की, इंडिया की, जो ये हमारा ईस्टर्न कोस्ट वाली स्टेट्स हैं वहाँ पे, जापान के अंदर, यहाँ पे सब आपको विद पेडी वाला ही दिखेगा। बट विदाउट पेडी वाला अगर आपको देखना है तो वो आपको इंडिया में बाकी जगह पे दिखेगा, चाइना के अंदर दिखेगा, थोड़ा सा साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ के अंदर जहाँ पे पानी का अवेलेबिलिटी उतना ज़्यादा नहीं है, यहाँ पे आपको दिखेगा इंटेंसिव सब्सिस्टेंस विदाउट पेडी। पॉपुलेशन हाई है, ज़मीन का साइज़ छोटा है, इरिगेशन फैसिलिटी या फिर प्रेसिपिटेशन ज़्यादा नहीं है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पे आउटपुट लेके आना है, सो दैट इज़ इंटेंसिव सब्सिस्टेंस। क्लियर? ऑल राइट। Then we have the plantation, commercial plantation. 7 number is the commercial plantation. So you would see कि mostly ऐसा commercial plantation generally start हुआ था जब colonization होना start हुआ था। तो these colonizer they started if you remember, अगर आपने modern history में पढ़ा हो तो इंडिया से भी बहुत ज़्यादा लेबर को माइग्रेट करके साउथ ईस्टर्न एशियन कंट्रीज़ के अंदर या जो प्लांटेशन कंट्रीज़ थी वहाँ पे लेके जाया जाता था एज ए लेबर, ताकि वो वहाँ पे एज ए लेबर वर्क कर सके, सो था। अच्छा, अब मेडिटेरेनियन एग्रीकल्चर क्या है? मेडिटेरेनियन एग्रीकल्चर नाम से ही पता चल रहा है कि सिर्फ मेडिटेरेनियन रीजन में मिलेगा। तो यहाँ पे ये देखो, मेडिटेरेनियन के पास वाला जो रीजन है, यहाँ पे आपको पर्पलिश कलर दिख रहा होगा, ये वाला रीजन, लेट मी जस्ट रिमूव एवरीथिंग एंड शो यू दिस पर्टिकुलर रीजन एंड अ लिटिल बिट टिप ऑफ दिस इज़ द एरिया जहाँ पे मेडिटेरेनियन कल्टीवेशन होता है। अब मेडिटेरेनियन कल्टीवेशन में क्या होता है? मेडिटेरेनियन का थोड़ा आपको पता है कि थोड़ा सा क्लाइमेट अलग होता है। यहाँ पे जब सन जो है सदर्न हेमिस्फेयर में मूव करता है, उसके साथ में जो हमारे ट्रॉपिकल, हमारे जो बेल्ट हैं, प्रेशर बेल्ट नीचे की तरफ सदर्न साइड में शिफ्ट होते हैं, उस वक्त पे वेस्टर्लीज के इन्फ्लुएंस में विंटर के टाइम पे इस एरिया में, मेडिटेरेनियन एरिया में बारिश होती है। तो यहाँ पे वेट विंटर और ड्राई समर का क्लाइमेट रहता है। तो इसकी वजह से मेडिटेरेनियन के अंदर जो क्रॉप है वो भी थोड़ी सी साइट्रस टाइप की होती है। यहाँ पे छोटे स्टंटेड प्लांट्स होते हैं, उनमें शाइनी लीव्स होती हैं। तो यहाँ पे जैसे कि वीट हो गया, वाइन यार्ड्स बहुत होते हैं, यहाँ पे वाइन बनती है बहुत सारी, साइट्रस एक्जॉटिक फ्रूट्स जैसे कि होते हैं वो बहुत बनते हैं यहाँ पे। तो हॉर्टिकल्चर यहाँ का मेन एक्टिविटी है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा कमर्शियल फार्मिंग एंड या फिर ये लाइव स्टॉक रेंचिंग वगैरह नहीं होता है यहाँ पे। जनरली ये मेडिटेरेनियन रीजन जो आसपास चारों, मेडिटेरेनियन सी के चारों तरफ वाला रीजन है वहाँ पे मिलती है, या फिर बिल्कुल चिली की साउथ अफ्रीका के टिप पे या फिर वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के टिप पे थोड़ा सा मेडिटेरेनियन क्लाइमेट होता है, बहुत छोटे रीजन में वहाँ पे ये मिलता है। ठीक है, तो ये भी थोड़ा सा इरीगेटेड सेमी डिसेंट डेजर्ट एरिया टाइप ही होता है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रेसिपिटेशन नहीं होता है, इरिगेशन फैसिलिटीज़ बहुत ज़्यादा नहीं है। सो यहाँ पे थोड़ी ड्रॉट रेजिस्टेंस क्रॉप लगाई जाती हैं, जैसे कि ट्रीज़ लगाए जाते हैं जिनका साइज़ छोटा हो, जैसे कि ऑलिव फिग लगाया जाता है, ग्रेप्स लगाई जाती हैं। और इसमें लाइव स्टॉक रेंचिंग छोटे मतलब एनिमल्स की करी जाती है, जैसे शिप, गोट, पिग्स, हर्डिंग होती है जनरली यहाँ पे। ठीक है, सो दैट इज़ मेडिटेरेनियन एग्रीकल्चर। ओके, देन वी हैव द कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग। अगेन कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग आप समझ सकते हो कि ये मार्केट ओरिएंटेड है। यहाँ पे ये मार्केट ओरिएंटेड एग्रीकल्चर है। मार्केट ओरिएंटेड एग्रीकल्चर में क्या है कि बहुत बड़ा एरिया होगा, मशीन्स होंगी बहुत ज़्यादा, और उन मशीन में मैनुअल लेबर कम है, मैकेनाइज्ड ज़्यादा है। वहाँ पे बहुत बड़े एरिया में बहुत बड़ा प्रोडक्शन करा जाता है। उसमें सब तरह की फैसिलिटी आप देखो, कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग सब तरह की इरीगेशन फैसिलिटी, बहुत ज़्यादा फर्टिलाइजर्स का यूज़ करा जाता है ताकि एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी ज़्यादा से ज़्यादा हो। जनरली इस तरह का हमें देखने को मिलता है USA के अंदर, रशिया के अंदर, अर्जेंटीना के अंदर, कनाडा के अंदर, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, इन सब रीजन्स के अंदर हमें ये कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग देखने को मिलती है। इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं कि इसके अंदर बिग फार्म साइजेस होंगे, बहुत बड़े बड़े खेत होते हैं, मशीन्स होती हैं, पूरा हैवीली मैकेनाइज्ड होता है,
इरिगेशन फर्टिलाइज़र का यूज़ होता है, लेकिन इसके अंदर जो प्रोडक्शन रेट होती है वो कम होती है। अब प्रोडक्शन रेट क्या होती है, देखो ये हम आगे करेंगे जब हम एग्रीकल्चर का टॉपिक करेंगे, बट मैं आपको अगर बहुत सिंपली बताऊँ तो मानो कि एक इंटेंसिव फार्मिंग का 1 हेक्टर है और एक कमर्शियल फार्मिंग का 1 हेक्टर है। इंटेंसिव सब्सिस्टेंस का है और ये कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग का है, ठीक है। अब यहाँ पे इस किसान को पता है कि मेरे पास 1 ही एकड़ ज़मीन है और मुझे इस 1 एकड़ ज़मीन में मेरा 5 लोगों का पूरे साल का काम चलाना है। तो ये क्या करेगा, हेवी केमिकल फर्टिलाइजर्स को यूज़ करेगा यहाँ पे, और यहाँ पे कोशिश करेगा कि इसमें बहुत ज़्यादा से ज़्यादा गेहूँ हो। बट इस कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग वाले के पास क्या है, इसके पास तो 500 एकड़ ज़मीन है, बट अभी हम 1 एकड़ का कंपैरिजन बता रहे हैं। तो ये क्या करता है, यहाँ पे लो फर्टिलाइज़र का यूज़ करता है यहाँ पे, और ये इतना ध्यान नहीं देता है। तो अगर हम एकड़ वाइज, हेक्टर वाइज या एरिया वाइज अगर प्रोडक्टिविटी की बात करेंगे, 1 हेक्टर इसमें मान लो कि 10 क्विंटल अगर हो रहा है, तो इसमें जनरली हो सकता है कि 1 या 2 क्विंटल के आसपास का ही प्रोडक्शन होगा। तो प्रोडक्टिविटी रेट कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग के अंदर कम होती है, जबकि इंटेंसिव सब्सिस्टेंस के अंदर प्रोडक्टिविटी रेट बहुत ज़्यादा हाई होती है, ठीक है। अब कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग के अंदर भी 2 तरह का होता है कि आपका एक तो समर वीट होता है और एक विंटर स्प्रिंग वीट जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। 2 तरह के वीट प्रोडक्शंस होते हैं। सो दिस इज़ कमर्शियल फार्मिंग। अब कमर्शियल फार्मिंग आपको कहाँ कहाँ देखने को मिलेगी, लेट्स सी इन द मैप। कमर्शियल ग्रीन फार्मिंग 4 नंबर आपको जनरली देखने को मिलेगा। यहाँ पे देखो, ये जो प्रेरीज हैं यहाँ पे ग्रेट लेक्स के पास में, यहाँ पे देखो जैसे हम ब्लैक सॉइल बोलते हैं, ब्लैक अर्थ बोलते हैं, यूरोप के अंदर मिलेगी आपको, यहाँ मिलेगा आपको एंड यहाँ मिलेगा आपको, ठीक है। सो दिस इज़ वेयर द कमर्शियल फार्मिंग हैपन्स, ओके। अर्जेंटीना के अंदर कमर्शियल फार्मिंग का अच्छा खासा डोमिनेंस रहता है यहाँ पे, ओके। नंबर 10 हमारा आता है कमर्शियल लाइफ स्टॉक एंड क्रॉप फार्मिंग। अगेन यहाँ पे मिक्स्ड है, आप कमर्शियल फार्मिंग भी कर रहे हो प्लस आप यहाँ पे लाइफ स्टॉक का भी रख रहे हो, तो ये मिक्स फार्मिंग जैसा होता है। इसमें 2 एंटरप्राइजेस होते हैं, मतलब आपकी बड़े लेवल पे फार्मिंग भी होती है और आप यहाँ पे जानवर भी रखते हो। तो ये दोनों यूज़ करता है कि जानवरों के लिए यहाँ पे खाने के लिए मिल जाता है ग्रीन पास्चर, और यहाँ का इनका जो मैन्योर होता है वो एज अ फर्टिलाइज़र यहाँ पे वर्क करता है। तो ये जनरली देखने को मिलता है अपने को आयरलैंड के अंदर देखने को मिलता है, न्यूजीलैंड के अंदर, अर्जेंटीना के अंदर, साउथ अफ्रीका के अंदर देखने को मिलेगा, ऑस्ट्रेलिया के अंदर देखने को मिलेगा, अमेरिका के अंदर यूएसए के अंदर देखने को मिलता है। तो इस तरीके कुछ हमें एरियाज़ में कमर्शियल क्रॉपिंग एंड लाइफ स्टॉक फार्मिंग, जो मिक्स्ड फार्मिंग का एक टाइप होता है, वो देखने को मिलता है, ठीक है। कमिंग टू दी अनदर विच इज़ सब्सिस्टेंस क्रॉप इन द लाइफ स्टॉक फार्मिंग। अनदर ये छोटा है, इसके अंदर छोटे लेवल पे होता है। ये जो हम इंटेंसिव सब्सिस्टेंस की बात कर रहे थे ना, तो वैसा ही है, ये सब्सिस्टेंस क्रॉप है। इसके अंदर कुछ भी नथिंग इज़ सोल्ड ऑफ द फार्म। ये मिडिल लैटिट्यूड के अंदर होता है, ऐसे एरियाज़ में जहाँ पे सॉइल की फर्टिलिटी कम होती है, थोड़ा टेरेन रफ होता है, जैसे कि रशिया हो गया है, नॉर्दर्न यूरोप हो गया है, मिडिल ईस्ट वाला रीजन हो गया है, वहाँ पे ये होता है। यहाँ पे ये एक ट्रेडिशनल वे ऑफ फार्मिंग है। यहाँ पे जनरली लाइफ स्टॉक को रखा जाता है ताकि एज एन, जैसा कि इसमें हो रहा था हमारा किसमें, रूडिमेंट्री टिलेज के अंदर, या फिर जो हमारा मिक्स्ड फार्मिंग के अंदर होता है कि जानवर को रखा जाता है ताकि थोड़ा सा आपको मैन्योर मिलता रहे और आपको अल्टरनेट इनकम भी प्रोवाइड होते रहे। तो सब्सिस्टेंस क्रॉप एंड लाइफ फार्मिंग होता कहाँ पे है, लेट्स सी नंबर 5। वेयर डू यू सी नंबर 5? ये जो डार्क येलो दिख रहा है आपको, ठीक है। सो दिस विल सी इनटू द यूएसए, समवेयर इनटू द साउथ अफ्रीका, अर्जेंटीना के आसपास में दिखेगा हमें, सेंट्रल एशिया के अंदर, और थोड़ा सा रशिया के अंदर दिखाई देता है, ठीक है। सो दिस इज़ वेयर वी सी इट। देन वी हैव द कमर्शियल डेयरी फार्मिंग। इसमें क्या होता है, बहुत बड़ी बड़ी रेंचेस होती हैं, रियरिंग होती हैं, ताकि कैटल्स रखे जाते हैं वहाँ पे मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स के लिए। तो ये जनरली होता है, जैसे आपने देखा होगा न्यूजीलैंड जाते हैं या स्विट्जरलैंड की चॉकलेट्स बहुत पसंद है। अगर DDLJ आपने देखा है तो वो एक कमर्शियल डेयरी फार्मिंग का बहुत बड़ा एरिया है वहाँ पे। नीदरलैंड्स हो गया, डेनमार्क हो गया है, फिनलैंड, फ्रांस, ये सारे एरियाज़ जो सेंट्रल यूरोप के एरियाज़ हैं, यहाँ पे कमर्शियल डेयरी फार्मिंग होती है। बट ये कमर्शियल डेयरी फार्मिंग जो होती है ये काफ़ी कैपिटल इंटेंसिव होती है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा पैसे लगते हैं जानवरों की देखभाल करने के लिए भी, क्योंकि आप बहुत बड़े लेवल पर रखते हो तो उनका वैक्सीनेशन करवाना, उनको ट्रीटमेंट करवाना, उनको हाइजीनिक प्लेस में रखना, उनको फूड एंड फॉडर, एवरीथिंग इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। बट देन अगेन यू टेक द डेयरी प्रोडक्ट्स ऑल्सो। जब मिल्किंग भी होती है तो उसके लिए कोल्ड स्टोरेज की मशीन्स होती है, मिल्किंग मशीन्स होती है, मिल्क फ्रीजर्स होते हैं, फीडिंग टावर्स होते हैं। तो ये काफ़ी कैपिटल इंटेंसिव एरिया होता है यहाँ पे,
ठीक है। देन वी हैव द लास्ट विच इज़ द स्पेशलाइज्ड हॉर्टिकल्चर। स्पेशलाइज्ड हॉर्टिकल्चर अलग तरह का कल्टीवेशन होता है जिसके अंदर सिर्फ हॉर्टिकल्चर, वेजिटेबल, फ्रूट, फ्लावर्स, ये सब चीज़ें होती हैं। अब ये भी बहुत स्पेशल लोकेशन पे होता है जनरली, जैसे कि यूरोप की कंट्रीज़ में, वहाँ थोड़ी कोल्ड कंट्रीज़ में होती हैं। आप इमेजिन करो अगर इंडिया के अंदर स्पेशलाइज्ड हॉर्टिकल्चर अगर हम तमिलनाडु के अंदर, राजस्थान के अंदर लाने की कोशिश करेंगे तो क्या वो सक्सेसफुल होगा? टेम्परेचर बहुत हाई है, बैक्टीरिया बहुत एक्टिव रहेंगे, तो इनका ना ये बहुत पेरिशेबल होते हैं, इनका लाइफ साइकिल बहुत कम होता है, तो बहुत जल्दी ख़राब हो जाएंगे। तो स्पेशलाइज्ड हॉर्टिकल्चर जनरली कोल्ड एरियाज़ में चलाया जाता है। जैसे आप देखोगे कि हिमालयन स्टेट्स के अंदर स्पेशलाइज्ड हॉर्टिकल्चर के डिफरेंट प्रोजेक्ट्स, डिफरेंट स्कीम्स चलाई जा रही हैं। तो ये आपको मिलेगा इन वर्ल्ड टेम्परेट रीजन्स के अंदर। टेम्परेट रीजन में कहाँ मिलेगा? यूरोप के अंदर मिलेगा, ब्रिटेन, नीदरलैंड, फ्रांस, इटली, इन सब के अंदर मिलता है स्पेशलाइज्ड हॉर्टिकल्चर। इसमें बहुत ज़्यादा हैवी एप्लीकेशन ऑफ मैन्यूर्स, फर्टिलाइजर्स होता है, लेबर वर्क बहुत होता है, बहुत बड़े बड़े लेवल पे फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, फ्लावर्स वगैरह ये सब उगाए जाते हैं। बट अगेन दिस इज़ ऑल्सो वेरी कैपिटल इंटेंसिव, क्योंकि वो बहुत पेरिशेबल होते हैं। एंड आपको क्या करना है, अगर मान लो आपको फिनलैंड से, नीदरलैंड से कोई फ्लावर आ रहा है तो उसको आने में टाइम लगेगा। एंड देन अगेन इट हैज़ टू बी लाइक पैक्ड विद अ लॉट ऑफ केयर, सेंसिटिविटी, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर में उसको पैक करना होगा, तब वो जाके आपके पास आएगा। तो अगेन दिस इज़ अ लॉट ऑफ कैपिटल इंटेंसिव इन द मैनुअल लेबर वाला वर्क। तो आई नो थोड़ा सा लंबा है, बट दिस इज़ व्हाट विटलसे डिड। उन्होंने 13 रीजन्स दे दिए थे, तो हमें तो 13 रीजन पढ़ने पड़े सारे, बट ये 13 रीजन है। आई होप आपका एक क्विक रिविजन हो गया होगा एंड नाउ यू मस्ट हैव गॉट अ लिटिल बिट ऑफ आइडिया कि कहाँ पे किस तरह का रेंजिंग, कहाँ पे किस तरह का एग्रीकल्चर सिस्टम चलता है। नाउ लेट्स टेक वन क्वेश्चन, ठीक है। हम एक काम करते हैं, अच्छा उससे पहले दो चीज़ें रह गई है। एक तो इसकी मेरिट एंड क्लासिफिकेशन। लेट्स डू विद द मेरिट फर्स्ट, कि विटलसे का क्लासिफिकेशन का मेरिट क्या है। देखो एक तो जाहिर सी बात है कि इन्होंने क्लासिफिकेशन और डिस्क्रिप्शन तो प्रोवाइड करा है ना। डिस्क्रिप्शन ऑफ मेजर एग्रीकल्चर रीजन तो प्रोवाइड करा है इन्होंने, क्योंकि होती हर तरह की है फार्मिंग वहाँ पे, बट डोमिनेंस जो फार्मिंग है इसको ये लेके आए हैं, एंड विच इज़ टू अ पॉइंट ट्रू ऑल्सो। देन इन्होंने जो बेसिक फंक्शनिंग बताई थी स्टैटिकल डिटर्मिनेशन के साथ में, कि 5 क्राइटेरिया जो उन्होंने लिए थे, वो 5 क्राइटेरिया एग्रीकल्चर रीजन को डिफाइन करने के लिए जस्टिफाइड थे। कंपैरेटिव स्टडी भी जब बाद में हुई, ऐसा तो नहीं है कि 1936 के बाद में हुई नहीं थी, बट स्टिल आज भी हम 2022 में भी विटलसे का क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है कि उसके बाद में भी जो स्टडी हुई थी उसमें भी कहीं ना कहीं विटलसे का जो क्लासिफिकेशन था इट वॉज प्रूवन राइट ओनली, कि ठीक है। उसके बाद में जो लेकिन जो क्लासिफिकेशन है इसमें रिफाइनमेंट की बात जाहिर सी बातें होती है, और वहीं पे बात आती है लिमिटेशन की। किसकी लिमिटेशन क्या थी? लिमिटेशन में सबसे पहला लिमिटेशन तो था कि उन्होंने बहुत ही जनरलाइज्ड कर दिया था। इनको जो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन थे वो पॉइंट्स, कुछ लोग बोलते हैं कि वेरियस बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन थे, जैसे कि आपने इंस्टीट्यूशनल क्लासिफिकेशन भी ले लिया, आपने कल्चरल क्लासिफिकेशन ले लिया, पॉलिटिकल ले लिया, और ये सब चीज़ें वो है जो स्टैटिक नहीं रहती है, इट कीप ऑन चेंजिंग। पॉलिटिकल सिनारियो रशिया में 1936 में कुछ और था, 2022 में कुछ और है, इंडिया 2022 में कुछ और था, इंडिया आज कुछ और है। तो कैन वी स्टिक टू द सेम क्लासिफिकेशन व्हाट वाज डन इन 1936? नहीं हो सकता है ना, आज टाइम चेंज हो गया है, तो टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन, टाइप ऑफ एग्रीकल्चर हैज़ डेफिनेटली चेंज्ड। तो ये जो क्लासिफिकेशन इन्होंने चेंज करा कि डायनेमिक कॉन्सेप्ट है, इन्होंने करा था थॉमस फ्रेयर ने। नाम याद कर लो, लिख लो रिवीजन नोट के अंदर, दिस इज इम्पॉर्टेंट। दिस विटलसे का क्लासिफिकेशन वाज रिसेंटली मॉडिफाइड बाय द थॉमस फ्रेयर। और इसके साथ में विटलसे ने कुछ और भी क्लासिफिकेशन नहीं लिए थे, जैसे कि इंडिया के अंदर भी अगर आप देखोगे तो जैसे कि लैंड टेनेंसी, हमने कल जब पढ़ा था फैक्टर्स, तो उसमें लैंड टेनेंसी वाला रीज़न आया था, लैंड क्लासिफिकेशन वाला जो रीज़न आया था, साइज़ ऑफ होल्डिंग कितनी है, ये सब चीज़ें इसमें बात नहीं करी गई थी, फ्रेगमेंटेशन की बात नहीं करी गई थी, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ की बात नहीं करी गई थी। और ये सब चीज़ें एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है एग्रीकल्चर एरिया को डिफाइन करने के लिए। तो ये कुछ इसकी लिमिटेशंस थी, ठीक है। 5 पॉइंट भी लिखोगे सफिशिएंट है, क्योंकि क्वेश्चन काफ़ी बड़ा आता है इसके अंदर। नाउ लेट्स टेक अ क्वेश्चन। कौन सा क्वेश्चन ले हम? थर्ड क्वेश्चन, राइट डाउन मेन एग्रीकल्चर टाइप्स एंड दैट एसोसिएटेड फीचर विद स्पेशल रेफरेंस टू विटलसे। कोई दिक्कत है इसमें? 5, वो तो एक तो सबसे पहले तो वो लिखना है जो उन्होंने 5 बेसिक क्राइटेरिया दिए थे कि विटलसे इन 1936 क्लासिफाइड द वर्ल्ड इनटू डिफरेंट एग्रीकल्चर रीजन। एग्रीकल्चर रीजन किसको बोलते हैं? जिसके अंदर कोई एक सिंगल फार्म या फिर जो इंटीग्रेटेड फार्म्स हैं उनमें सेम तरीके के होमोजीनियस फीचर्स होते हैं। ओके, अब उसके बाद में 1936 में विटलसे ने वर्ल्ड में
13 एग्रीकल्चर रीजन में क्लासीफाई करा था बेस्ड ऑन द 5 कैरेक्टरिस्टिक्स। तो वो 5 कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे लिखनी है और जो 13 क्लासिफिकेशन है उसको 2-3 लाइन में फिनिश करना है। 13 पूरे लिखने हैं यहाँ पे। ओके, वर्ल्ड का मैप बनाना है यहाँ पे। एंड दिस इज क्वेश्चन नंबर 3 इज डन। मेंशन द एग्रीकल्चर रीजन इज क्लासिफाइड विटल से एंड डिस्कस देयर रेलेवेंस। अगेन अभी हमने डिस्कस करा है कि क्या उसकी रेलेवेंस है। तो मेरिट में वही बात आ गई है कि अगर आप कंपैरेटिव स्टडी करोगे या फिर अगर आप क्लासिफिकेशन या मेजर डिस्क्रिप्शन देखोगे एग्रीकल्चर रीजन का, तो यस समवेयर इट साउंड्स ट्रू कि हाँ विटल से का अभी भी वो डोमिनेंट एग्रीकल्चर रीजन जस्टिफाइड है। सेम गोज विद दिस। तो दिस इज क्वेश्चंस। नाउ आई विल बी पोस्टिंग देयर मॉडल आंसर्स इन माय टेलीग्राम चैनल। तो आप टेलीग्राम चैनल पे देख सकते हो। ओनली आईएएस ज्योग्राफी पे मैं इन 5 क्वेश्चंस के आंसर्स हाथ से लिख के अपलोड करूँगी। बट प्लीज़ यू विल हैव टू प्रॉमिस मी कि यू विल राइट इट विथ योर ओन हैंड। आप बैठोगे अभी और इन 5 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करोगे। जो भी जैसा भी जितना भी याद रहता है, जैसा भी आता है लिखोगे नहीं तो आगे नहीं, उसको कैसे रेक्टिफाई करोगे। तो यू हैव टू राइट। और अब ये सारे टॉपिक आपको समझ आ चुके हैं तो इट इज़ बेटर दैट यू डू दैट। अदरवाइज वो जो इनर्शिया है वो कभी ब्रेक नहीं होगा। अगर देखो सिंपल, सबसे पहले ये क्वेश्चन ले लो, ये क्वेश्चन आपको अच्छे से आता है। अगर ये क्वेश्चन एक बार सही नहीं लिखा गया काटो, फिर से लिखो, फिर अच्छा नहीं लिखा गया काटो, फिर से लिखो, राइट इट। एंड इफ़ यू वांट टू सेंड यू कैन सेंड योर आंसर टू मी ऑल्सो ओनली iasgeography@gmail.com पे। as I have time I will see these questions also because since I am already in the service तो बहुत ज़्यादा टाइम मिल नहीं पाता है। but I will try, if you send me answers I will try कि in a week or 5-6 days I'll try to reply you back. I have my personal Instagram channel also, little_simple_buddha. आप अगर इंस्टा पे हो then you can ask me or send me your questions and you can just have a chit chat with me there also. बाकी टेलीग्राम पे आपको मॉडल आंसर्स मिल जाएंगे। विल कीप अपलोडिंग दैट। ओके, सो दैट इज़ इट। कल हम एग्रीकल्चर थ्योरी की बात करेंगे विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डू नॉट मिस दैट लेक्चर एंड आई विल सी यू गाइज। बाय बाय। जय हिंद।